हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसे शॉर्ट में हम ईएसआर भी कहते हैं। और हमने पढ़ा था ईएसआर एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। देखो, हमने ये देखा था कि जैसे अगर बेंजीन रिंग आपको दे दी जाए और इसकी रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाई जाती है तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आता है। होता क्या है, यहां से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही कल हमने पढ़ा था। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें हमने इसके 3 टाइप भी पढ़े थे। फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था कि हैलोजन जहां पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल आता है उसे हम हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड में हमने पढ़ा जहां पे SO3 या SO3H+ और इसमें प्लस जो है वो सल्फर पे है, SO3 या SO3H+ जहां पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसे हम सल्फोनेशन कहते हैं। और थर्ड रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी, नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि NO2 किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और इसे हम नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपको एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट नाइट्रेशन का यहां पे याद आ रहा होगा कि यहां पे हम लिखते हैं HNO3 H2SO4। यहां पे HNO3 किसका काम करता है, बेस का काम करता है, बिकॉज ये क्या करता है, H2SO4 के H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ा बहुत याद आ रहा है, बस इतना ही कल हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसको मैं शॉर्ट में FCR भी बोलता हूं। अब देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक आपकी एल्काइलेशन है और दूसरा एसाइलेशन है। तो सबसे पहले ये लिख लेना, व्हेन एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग takes place in presence of Lewis acid like AlCl3। NCERT ओनली AlCl3 को ही यूज करता है, FeCl3, ZnCl2 etc. Then it is known as Friedel-Crafts reaction। समझ में आ गया। जब बेंजीन रिंग का हम क्या कर दें, एल्काइलेशन कर दें या एसाइलेशन कर दें, किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, लाइक AlCl3, FeCl3, ZnCl2। तो इस रिएक्शन को हम FCR कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और अब एक काम करो, कॉपी पेन चाहो आप साइड में रख सकते हो और ओनली बोर्ड की तरफ देखना है। देखो क्या होगा इस रिएक्शन में। जैसे यहां पे ये बेंजीन हमने लिया, इस बेंजीन की रिएक्शन यहां पे किसके साथ करवाई, किसी एल्काइल हैलाइड के साथ करवा दी, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एल्काइल ग्रुप ये एज ए सब्स्टिट्यूट आ जाएगा बेंजीन पे। ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई। अब ये कैसे हुआ होगा, अपने को इसका मैकेनिज्म समझना है। तो मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, यहां पे जो RCl है, ये RCl है। ठीक, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखो, ये लुईस एसिड है और इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक, और इस पे डेल माइनस है, इस पे डेल प्लस है। तो इन दोनों में ये क्या है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लोरीन के पास है क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बॉन्ड टूट जाएगा और Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और किसको दे देगा, लुईस एसिड को दे देगा। तो इसमें ऐसा कुछ बनेगा, देखो ये कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस AlCl4-। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पे इस रिएक्शन में चूंकि ये कार्बोकेटाइन बनता है,
इसलिए कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो वहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हमेशा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? देखो, जब भी आप इस इलेक्ट्रोफाइल का, इस कार्बोकेटाइन का बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन कराएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको रीअरेंज करवा लेना है, इसको स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेना है। इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसको लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। जब भी आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे जो एल्काइल ग्रुप का कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे आपको रीअरेंजमेंट करवाते हुए बेंजीन रिंग के साथ अटैच करना है, डायरेक्ट कभी भी अटैच नहीं करना है। अगर पॉसिबल है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो पहले हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवाएंगे। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, सेकंड स्टेप। अब ये आपको इजीली आता है, यहां पे अब कुछ नहीं है, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ होनी है? इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो ही गया है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, अब बेंजीन रिंग क्या करेगी? इसके ऊपर अटैक कर देगी। ये फर्स्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, और ये आरडीएस स्टेप होगा, क्योंकि यहां पे बेंजीन का पाई बॉन्ड टूटने वाला है। और जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप होता है तो वहां पे क्या होगा? जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप होता है, बोलो भाई क्या होगा? वहां पे हमेशा आपका स्लो स्टेप होगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा? देखो यहां पे क्या होगा? ये AlCl4- आएगा। ठीक, और यहां से क्योंकि अभी इसने बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी, तो इसलिए ये यहां से इस H+ की छुट्टी कर देगा और इसका बॉन्ड यहां पे एज ए पाई बॉन्ड आ जाएगा। बेंजीन अपनी वापस एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, और यहां पे आपको HCl मिल जाएगा प्लस AlCl3 मिल जाएगा। और AlCl3 किसका काम करता है? यहां पे कैटालिस्ट का काम करता है, क्योंकि प्रोडक्ट में वैसे का वैसा मिल गया आपको। रिएक्शन में जैसा स्टार्ट हुआ था वैसे का वैसा आपको प्रोडक्ट में जो चीज मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं? कैटालिस्ट। समझ आ रही बात? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ओनली रिएक्शन को क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम 12th के केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये समझ में आया कि नहीं? ये इसका फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होगा, बिकॉज बेंजीन ने क्या की है? एरोमेटिसिटी गेन की है, और एरोमेटिसिटी गेन की है तो स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है, और स्टेबलाइजिंग फिनोमिना जो होता है वो फास्ट स्टेप होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ये बिल्कुल इजी सी चीजें थी। यहां पे अभी तक जो नया हमने सीखा कि इस रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। इसलिए पॉसिबल हो तो पहले आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवाना है, फिर यहां पे बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करवाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको अच्छे से समझना है। एक बार बोर्ड पे फोकस करेंगे। देखो यहां पे हमने रिएक्टेंट क्या लिया है? बेंजीन लिया है, और रिएजेंट लिया है हमने एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आपका क्या हो सकता है? एल्काइल फ्लोराइड हो सकता है, एल्काइल क्लोराइड हो सकता है, एल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है, एल्काइल आयोडाइड हो सकता है। क्या सभी के केस में सेम रिएक्टिविटी होगी? सेम रिएक्टिविटी तो नहीं हो सकती। अगर हम रिजेंट अलग यूज करेंगे तो रिएक्टिविटी भी अलग होगी। अब आपको यह बताना है किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। यानी यहां पे हम रिएक्टेंट सेम ले लें और रिजेंट अलग अलग यूज करें। एक बार एल्काइल फ्लोराइड, एक बार एल्काइल क्लोराइड, एक बार एल्काइल ब्रोमाइड, एक बार एल्काइल आयोडाइड। तो इनमें यह बताना है आपको कौन से रिजेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। वीडियो पॉज करो, 30 सेकंड के लिए खुद सोचो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन समझना, ज्यादा मजा आएगा। करें ट्राई। आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, फिर मेरा समझना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप एक बार समझ लो, फिर घर पे जब आप पढ़ेंगे एक बार खुद से सोचने की कोशिश करना। तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हम हेडिंग डाल लेंगे रिएक्टिविटी ऑफ RX। ठीक, इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख लो, इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब तक तो कर लिया होगा आपने। देखो क्या होगा यहां पे, एक्चुअल में देखो क्या हुआ है, ये RX है। ठीक, इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में AlCl3 के साथ हुई। ये लुईस एसिड है, तो यहां से ये जो था आपका एल्काइल हैलाइड था,
अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ गया एज एन एनायन और लुईस एसिड को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो इसने लुईस बेस का काम किया, इसने लुईस एसिड का काम किया। तो यहां पे देखो क्या हुआ, ये कार्बोकेटायन बना और ये बना आपका AlCl3 और X-, यानी यहां पे क्या हुआ है, इस लुईस एसिड के साथ हैलाइड एनायन की ओवरलैपिंग हुई है। तो हैलाइड एनायन की ओवरलैपिंग सबसे अच्छी किसकी होगी, ये आपको देखना है। देखो RF है, RCl है, RBr है और RI है। अब इनमें से जिस एनायन की ओवरलैपिंग लुईस एसिड के साथ सबसे अच्छी होगी तो वो सबसे जल्दी क्या करेगा, वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। अब आप कैसे बताओगे भाई फ्लोराइड एनायन की ज्यादा ओवरलैपिंग होगी या आयोडाइड एनायन की होगी? तो हमें पता है फ्लोराइड एनायन क्या है, समोलर है, तो इसकी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और फिर डाउन द ग्रुप एज साइज ऑफ एनायन इंक्रीज क्या होगा, ओवरलैपिंग डिक्रीज और रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन डिक्रीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? डायरेक्ट यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लेना है। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे मैं रीजन भी आपको बता देता हूं, रीजन लिखवा देता हूं। यहां पे क्या लिखेंगे, स्मॉलर इज द साइज ऑफ एनायन, जो मैंने अभी आपको बताया वही बताऊंगा। स्मॉलर इज द साइज ऑफ हैलाइड एनायन, more is the overlapping with Lewis acid, faster will be the formation of कार्बोकेटायन। ठीक, समझ आ रही बात? Hence, more will be the rate. यही मैंने आपको अभी समझाया है। कोई डाउट है क्या? अब चाहो तो लिख सकते हो आप। अब आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, मैं साथ के साथ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ये भी लिख लो और साथ के साथ ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन है, which of the following will give toluene most easily when react with benzene in presence of AlCl3। ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया आपको CH3Cl, सेकेंड ऑप्शन इज CH3F, थर्ड ऑप्शन इज CH3Br और फोर्थ ऑप्शन इज CH3I। ठीक है भाई, आपको क्या दे दिया, बेंजीन दे दिया, लुईस एसिड दे दिया। अब रिजेंट अलग अलग दे रखे हैं, तो किस रिजेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? जिस रिजेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी वही मोस्ट इजीली आपका टोलिन बनाएगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है एल्काइल फ्लोराइड, सिंपल ऊपर आपने लिखा हुआ है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं यहां पे आपको करवा देता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए आपको, जैसे यहां पे ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, मान लीजिए CH2 ये Cl ये F लगा दिया और यहां पे लिख दिया इसका एक ही मोल है और आपको क्या करना है, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। ठीक, अब एक मोल इसका दिया गया है, इसका भी लिख दिया कि एक ही मोल है और इसका भी लिख दिया कि एक ही मोल है। तो अब बताओ रिएक्शन कैसे होगी? एक मोल है तो यानी क्या होगा भाई, एक ही कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा। समझ आ रही बात? तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो सीधा सा आपका क्या होगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा। फ्लोरीन या क्लोरीन, रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी वही जल्दी रिमूव होगा, तो ये निकल जाएगा। कोई डाउट है क्या? समझ आ रही बात? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे ही आप यहां पे कार्बोकेटायन बनाओगे ये कार्बोकेटायन बनेगा यहां पे। अब देखो डाउट क्या आएगा, डाउट सुनना ध्यान से। यहां पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकते हैं, अब आप ये सोचेंगे ये कार्बोकेटायन जो बन गया यहां पे, तो मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद इस कार्बोकेटायन को जैसे ही यहां पे बनाऊंगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो मैंने आपको बताया था
कि हैलोजन के लोन पेयर के साथ आपको रेजोनेंस कराना हो, ऐसा शिफ्टिंग कभी भी नहीं करना है। क्योंकि आपको शिफ्टिंग कहां पे करना है, आप जब भी कैटायन की शिफ्टिंग करें और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाए तो उस केस में ध्यान रखना है ऑक्सीजन का लोन पेयर हो, नाइट्रोजन का लोन पेयर हो। ऐसे केसेस में, बस ऐसे केसेस में करेंगे, ना कि हैलोजन के केसेस में। हैलोजन के केसेस में माइनस आई का काम करते हैं, इनका माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इसलिए यहां पे शिफ्टिंग ना करते हुए डायरेक्ट ये ग्रुप आपका यहां पे लग जाएगा। कैसे लगेगा, ये यहां पे ये CH2 ये Cl रहेगा। तो शिफ्टिंग नहीं करना है, ये मिस्टेक आप यहां पे कर सकते थे। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दिया। शिफ्टिंग इसलिए नहीं करेंगे, एक बार और बोल देता हूं। जैसे यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, आप सोचेंगे कि ये लोन पेयर और ये कार्बोकैटायन का रेजोनेंस है, स्टेबलाइज है। लेकिन जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करते हैं, तो ऐसा कार्बोकैटायन नहीं बनाते जिसका रेजोनेंस किसके साथ हो, हैलोजन के लोन पेयर के साथ हो। क्योंकि हैलोजन का माइनस आई ज्यादा काम करता है, प्लस एम कम काम करता है। वो इसको बल्कि स्टेबलाइज करने की बजाय डिस्टेबलाइज करेगा। समझ आ रही कि नहीं बात? तो इसलिए आपको यहां पे ये कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग नहीं करानी है, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी इस छोटे से क्वेश्चन से आपका रिमाइंड हो गया। हालांकि मैं तो आपको ये फील करवाना चाहता था कि यहाँ पे फ्लोरीन जाएगा या क्लोरीन जाएगा, तो फ्लोरीन हटेगा, क्लोरीन लगा रहेगा, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी कम है और हमें एक ही मोल लेना था, इसलिए फ्लोरीन हटाया, सीधा वहां पे कार्बोकैटायन बनाया और बेंजीन से अटैच कर दिया। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं करना है। नोट डाउन करो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये बेंजीन हमें दिया गया है, ठीक। बेंजीन की रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, सिंपल, वेरी सिंपल, CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ऐसा हमने करवा। तो आपको पता कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 प्लस बनेगा। डायरेक्ट ये बेंजीन से आकर के यहां पे अटैच हो जाएगा, ठीक। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, टोलिन आ जाएगा, ठीक। सेकंड रिएक्शन में मान लीजिए आपसे ऐसा करवाया जाता, यहां पे इसकी बजाय मिथाइल क्लोराइड की बजाय इथाइल क्लोराइड लिया जाता, ये ले लिया मान लीजिए। यहां पे क्या करेंगे, देखो क्या कार्बोकैटायन बनेगा, CH3CH2 प्लस। रीअरेंजमेंट की कोई गुंजाइश है क्या, नहीं है, क्योंकि ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो हम क्या करेंगे, सीधा बेंजीन से इसको जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई। यहां पे ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये हो गया इथाइल बेंजीन। कोई डाउट है क्या, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पे अगर आपको ये दिया जाता CH3 और यहां पे दे दिया Cl और ये दे दिया CH3 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो पहले तो हैलाइड आयन को हटाओ और क्या बना दो, कार्बोकैटायन बना दो। तो कार्बोकैटायन क्या बन रहा है आपका, ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ऑलरेडी स्टेबल है। बगल में तो 1 डिग्री कार्बन है दोनों, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। डायरेक्ट क्या करोगे, बेंजीन रिंग से अटैच कर देंगे। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? यहां पे ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। इसको क्या बोल दोगे, या तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल दो। अगर एग्जैक्ट IUPAC नेम लिखना है तो हम क्या देखते हैं, ये बेंजीन रिंग, ये ओपन चेन, किसी पे भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, ठीक, ना ही फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो मेन चेन किसको मानेंगे हम, प्रिंसिपल कार्बन चेन। जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा उसको मानते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप तो लगा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ओपन चेन, जब 2 से ज्यादा कार्बन अगर ओपन चेन में हो तो बेंजीन को उस टाइम पे क्या माना जाता है, आपका साइड चेन माना जाता है, और ओपन चेन को मेन चेन माना जाता है। इसका नेम क्या बनेगा, 2 फिनाइल प्रोपेन। ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो IUPAC रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट ऐसे ही अगर मान लीजिए यहां पे आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3, ये ऐसे दिया रहता अगर, तो इसमें क्या करते, पहले कार्बोकैटायन बनाओ। कार्बोकैटायन बनाने के बाद देखो क्या बना, यहां पे ये कार्बोकैटायन बना है आपका, ठीक। और ये कार्बोकैटायन बना तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 1 डिग्री को क्या करोगे, रीअरेंज कर सकते हो। तो रीअरेंज कैसे करोगे, रीअरेंज करके ये कार्बोकैटायन आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का अटैक आपको किस पे करवाना है, बेंजीन के साथ करवाना है। यानी बेंजीन पे कौन अटैच होगा, जो आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। इसमें कोई डाउट है कि आपको कर लेंगे ऐसे, समझ आ रहा है भाई? लिखे तो डायरेक्ट यहां पे क्या कर देंगे,
इसमें भी आपका सेम वही प्रोडक्ट बनता है जो ऊपर बना हुआ है। बोलो, कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, और एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूं। यहां से इससे अच्छे एग्जांपल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हमने, ये देखो, जैसे मान लीजिए यहां पर ये ना देके आपको ऐसा दिया रहता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो आपको पता है ये एल्कीन क्या करती, इसके ऊपर अटैक करेगी, H+ के ऊपर अटैक करेगी। तो कैसे अटैक करेगी? यहां से जब अटैक करेगी तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? तो जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पे स्टेबल वाला ये बनेगा। समझ आ रही बात? तो इसमें हम अब क्या करेंगे, देखो यहां पे सीधा प्रोडक्ट बना देंगे, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? वही आपका 2-फिनाइल प्रोपेन यही बन रहा है, सेम वाला। देखो ठीक। नेक्स्ट अब देखो क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पर एग्जामिनर और अच्छा क्वेश्चन बनाए और आपको ऐसा दे दे CH3 CHOH CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+ दे दिया। अब आप क्या करोगे, ये OH क्या करेगा, यहां पे इस H+ पे अटैक करेगा। तो जैसे ही H+ पे अटैक करेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा, आपको पता है वाटर, ये वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो डायरेक्ट बना के दिखा दो, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, लिखेंगे ऐसा, ये बनेगा आपका कार्बोकेटाइन CH3 CH+ CH3। तो सीधा सा आप क्या करोगे, फाइनल प्रोडक्ट बना करके दिखा दो। यहां पे ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई डाउट है क्या इसमें? अब नेक्स्ट इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें देखो, मान लीजिए यहां पे अपने को ऐसा दे दिया जाए, मान लीजिए यहां पे ऐसा दे दिया कि CH3 CH2 CH2 OH दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक, ये बन गया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसे ये आपको पता है, ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये बन गया आपका। क्या ये स्टेबल है? नहीं है। स्टेबल नहीं है तो क्या करोगे, शिफ्टिंग करोगे, और शिफ्टिंग किसकी होगी, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। और जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा आपका, वही जाकर के अटैक करेगा। ठीक, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, या ऐसा बोल दो बेंजीन उसी के ऊपर आकर के अटैक करेगी। इस बार भी क्या बना, 2-फिनाइल प्रोपेन। देखो यहां भी 2-फिनाइल प्रोपेन बना, यहां भी 2-फिनाइल प्रोपेन बना, इस केस में भी 2-फिनाइल प्रोपेन, इसमें भी 2-फिनाइल प्रोपेन, इसमें भी 2-फिनाइल प्रोपेन। तो देख रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब देखो नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इस बार आपको ऐसा दे दिया जाए, यहां पे ये दे दिया जाए, ये दे दिया मान लीजिए आपको AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक, तो इस बार फिर कार्बोकेटाइन बनाओगे। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाओगे तो क्या बनेगा कार्बोकेटाइन में, ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे ही Cl- बाहर निकलेगा, और ये कार्बोकेटाइन बनता है जब भी आप क्या करवाते हो, रीअरेंज करवाते हैं कि नहीं करवाते, तो ये ऐसे रीअरेंज होगा। तो यहां पे क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, यानी साइक्लोहेक्सेन बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई, रिंग एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा? ठीक, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के बना रिंग एक्सपांशन की वजह से। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन इस पे जब अटैक करेगी तो क्या करेगी, ये बेंजीन जुड़ जाएगी इससे साइक्लोहेक्सेन से। ठीक है, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। थोड़ा सही से बना देता हूं साफ सा, ताकि दिखे कि हाँ यार ये साइक्लोहेक्सेन सर ने बनाई है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है जो भी अभी मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक चीज बहुत प्यार से मैंने आपको समझाई है। क्योंकि यहां से देखो यार क्वेश्चन आते हैं, और जहां से क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे अपने को टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको हम टाइम वेस्ट नहीं बोलते, टाइम इन्वेस्ट बोलते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, तो उसको कभी भी हमें टाइम वेस्ट नहीं बोलना चाहिए। हमेशा ये बोलना चाहिए यार मैंने अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया है, इससे पॉजिटिविटी आती है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इजी जी क्वेश्चन है। बस मैंने यहां से आपको एक ही चीज सिखाई है, जब भी कार्बोकेटाइन आपका बन जाए एक बार उसको आपको रीअरेंज करवा करके देखना है। तो 4 क्वेश्चन इस साइड, 4 इस साइड, 8 एग्जांपल आपको करवा दिए, इतने काफी है। आगे और भी एग्जांपल करेंगे, आप एक बार इनको नोट डाउन कर लो।
अब नेक्स्ट देखो, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, इधर देखना। जैसे मान लीजिए अपने को ये बेंजीन दे दिया और बेंजीन की रिएक्शन दी गई है 1 ब्रोमोप्रोपेन के साथ, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Br, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। और इस बार लुईस एसिड आपको FeBr3 दे दिया। ध्यान दो, ना तो आपको FeCl3 दिया है ना ही AlCl3 दिया है, लेकिन क्या दिया है? FeBr3 दिया है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है ये वाला। यहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता। आप क्या करेंगे? सीधा ब्रोमीन को हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे और वहां पर जाकर के बेंजीन रिंग का अटैच करवा देंगे। यानी यहां पे क्या बनेगा? अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखे, अच्छा रीजन क्या अभी समझा दूंगा, एक बार आईयूपीएसी नेम लिख लो। तो आईयूपीएसी नेम में आपको पता है ये बेंजीन रिंग है, ये ओपन चेन है, किसी के पास भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अगर ओपन चेन में 2 से ज्यादा कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेन बना कि नहीं बना? हो गया आईयूपीएसी नेम। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो होता है ये लुईस एसिड जो है ये वीक लुईस एसिड है। ये क्या है? FeBr3 क्या है? वीक लुईस एसिड है, वीक लुईस एसिड है। तो इसके केस में क्या हो जाता है, यहां पे ये CH3 CH2 CH2, जब ये FeBr3 इसको यहां से निकाल लेता है तो ये ऐसे रहता है इसके साथ, ये प्योर कार्बोकेटाइन नहीं बनता। FeBr4 माइनस और यहां पे प्लस ऐसे बनता है। समझ आ रही बात? मतलब इससे अटैच रहता है, इसको ना छोड़ता नहीं है, क्योंकि जब तक प्योर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तब तक हमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवाना नहीं है। तो यहां पे प्योर कार्बोकेटाइन नहीं बनता। या आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, देखो ये क्या हुआ हुआ एक्चुअल में ना, आप इसको ऐसा भी शो कर सकते हो। देखो यहां पे ये ऐसा हुआ, इसको थोड़ा साइड करो और इसको अब ऐसा समझो। देखो क्या था? CH3 CH2 CH2 Br था, ठीक। और इधर से कौन आया? FeBr3। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? FeBr3 को वो एक्सेप्ट करने लग गया एज एन एनायन और ये छोड़ने लग गया और वो एक्सेप्ट कर रहा है ऐसे। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये प्रोसेस साथ हो रही है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ये ऐसे इंटरमीडिएट बन रहा है। देखो ये FeBr3 के ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। ये बॉन्ड बन रहा है, ये टूट रहा है, यहां पे प्योर कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ठीक। ऐसा केस बनता है, इसलिए हमने क्या बोला, यहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसलिए हम अब डायरेक्ट नोट डाल देंगे, व्हेन लुईस एसिड इज वीक, लुईस एसिड इज वीक लाइक FeBr3 ZnBr2, then carbocation rearrangement does not take place. Carbocation rearrangement does not take place. ठीक है भाई, समझ गए बात को? ये करना था आपको, कर लेंगे। ये एक सिंपल क्वेश्चन करना था अपने को, इसको लिख लो, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और हम करते हैं। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई? बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाई गई बेंजाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो आपने इस रिएक्शन में क्या देखा? FeCl3 क्या है? लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करेगा? आपको पता है, हैलोजन आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, या ये बोल दो कि हैलोजन आयन इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो सीधा क्या करेगी फिर बेंजीन इसके ऊपर यहां से यहां अटैक कर देगी, ठीक। तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा कुछ बनेगा। कोई डाउट है इसमें? कर लेंगे ऐसे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट चीज देखना, यहां पे मान लीजिए अगर ऐसा दे दे, ये बेंजीन दे दिया आपको एक्सेस में, ठीक। बेंजीन क्या दे दिया? एक्सेस में दे दिया, और इसकी रिएक्शन कराई गई CH2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या होगा? देखो एक Cl हटेगा, एक Cl हटने के बाद क्या होगा? ये बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। जैसे ही बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, फिर ये एक्सेस में है, फिर वापिस ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। समझ आ रही बात? अरे होगा क्या, ये बनेगा यार, सिंपल सी बात है, ये CH2Cl बनेगा। अब वो एक्सेस में है, फिर ये Cl माइनस निकल जाएगा, फिर ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और ऊपर वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो भाई, दोनों Cl हटके 2 बेंजीन लग जाएंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा जो ऊपर बना था, ठीक।
समझ आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट केस में मान लीजिए यहां पे हम क्लोरोफॉर्म ले लें, तो क्लोरोफॉर्म के केस में होगा क्या होगा, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो तीनों क्लोरीन हट जाएंगे और 3 फिनाइल ग्रुप लग जाएंगे यहां पे कार्बन के। ठीक, ऐसे ये H, समझ आ रही बात? और यहां पे मान लीजिए CCl4 ले लें, तो CCl4 के केस में क्या होगा, ये AlCl3, यहां पे चार फिनाइल नहीं लगेंगे, ओनली 3 ही लगेंगे, बस 3 तक करना है, एक Cl लगा रहेगा, लास्ट वाला Cl नहीं हटेगा। समझ आ रही बात? जैसा इसमें बना वैसा इसमें बनेगा, बस वहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करनी है, इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और इसमें अपने को क्या करना है अच्छे से आपको समझना है, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बेंजीन अपने को दे दी, और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई, CH3COCl के साथ, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और कई बार एग्जामिनर इसके बजाय आपको एसिड एनहाइड्राइड भी दे देता है, एसिड एनहाइड्राइड दे देगा, ये दे दिया जैसे, ठीक, और ये भी इन प्रेजेंस ऑफ लोइस एसिड देता है। ठीक, इसमें क्या होगा, यहां पे ये रिएक्शन जब हम करेंगे तो यहां पे देखो ये बनता आपका एसिटोफिनोन। एसाइलेशन का मतलब समझ रहे हो आप? एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दिस इज एसाइल ग्रुप, CH3CO, दिस इज एसाइल ग्रुप। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये एसाइलेशन हो जाएगा। वहां पे एल्काइल ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था, तो क्या हो रहा था, एल्काइलेशन हो रहा था। यहाँ पे एसाइल ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या बोल देंगे, एसाइलेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो मैकेनिज्म। अब चाहे तो आप ये ले लो CH3COCl ले लो, या आप ये एनहाइड्राइड ले लो, बात एक ही है, दोनों में सेम प्रोसीजर होगा। क्या होगा, यहां पे ये AlCl3 है, ये Cl क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर ये जा करके एज ए Cl- जाएगा और AlCl3 पे अटैक कर देगा, लुईस एसिड पे अटैक कर देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये तो अनस्टेबल हो गया, तो ये अपना Cl क्यों छोड़ना चाहेगा? लेकिन एक्चुअल में देखो यहां पे क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन यहां पे बना ना, ये यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है, ये लोन पेयर इधर आएंगे, तो लोन पेयर जैसे ही इधर आएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर। अब देखो ऑक्सीजन के पास भी 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 4 बॉन्ड पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, तो यानी ये इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है यहां पे देखो, इस केस में तो ये Cl- बाहर जाता है, और इस केस में ये एनायन बाहर जाता है, एसीटेट एनायन। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अब आपको पता ही है, बहुत सिंपल, अब तो कुछ भी नहीं है यार। देखो होगा क्या एक्चुअल में, यहां पे ये बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग क्या करेगी, इस कैटायन पे जाके इस इलेक्ट्रोफाइल पर जाकर के अटैक कर देगी। ठीक, यहां पे जब इसकी तरफ बेंजीन रिंग अट्रैक्ट होगी तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और ये बेंजीन क्या करेगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहां पर जाकर के अटैक कर देगी। तो इससे क्या होगा, आपका बेंजीन का है ना, बेंजीन का खुद का पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और बेंजीन का खुद का पाई बॉन्ड टूट करके क्या बनेगा, यहां पे लगेगा आपका COCH3, और यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे बेंजीन में प्लस आएगा, और यहां पे ये बनेंगे बॉन्ड। ठीक, बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी, वही पुरानी बातें, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप होगा, ये RDS स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होना है, सेकंड स्टेप में आप सबको पता है क्या होना है, देखो वही सिंपल सी चीज है, यहां पे क्या आएगा, AlCl4-, ये जो यहां से निकला है, ये यहां पे क्या मिला होगा आपको, AlCl4। ठीक, ये AlCl4- है, ये क्या करेगा, इस H+ को निकाल लेगा, यहां से ये H+ निकल जाएगा। ठीक, और जैसे ही H+ निकलेगा ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, जैसा पहले हमने पढ़ा था। तो जैसे ही पाई बॉन्ड आएगा, वापस बेंजीन ने क्या कर दी, एरोमेटिसिटी गेन कर दी, और यहां पे क्या हुआ है,
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप होगा। कोई डाउट है क्या? और यहाँ पे आपका HCl मिलेगा प्लस AlCl3 मिलेगा। तो AlCl3 यानी लुईस एसिड ने किसका काम किया है, वही कैटालिस्ट का काम किया है। वही सारी पुरानी बातें हैं, बस आपको ये देखना था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है और इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए आप क्या क्या यूज कर रहे हैं। समझ आ रही बात? एक तो आप एसिड हैलाइड यूज कर सकते हैं या एसिड का एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ठीक, तो इस तरह से एसाइलेशन हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ। इसको बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे। AlCl3 की प्रेजेंस में आपको पता क्या बनेगा, ये आपका कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। समझ आ रही बात? रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा, सिंपल सी बात है, ये ऐसे रेजोनेंस करेगा जैसे हमने पीछे करवाया था। ठीक, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बन गया। अब क्या होगा, आकर के बेंजीन रिंग इसके ऊपर अटैक कर देगी और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। समझ आया कि नहीं यार? ये इजी सा क्वेश्चन था, इसको कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे है ना एग्जामिनर एक चीज और आपको दे सकता है। देखो क्या दे सकता है, वो ये दे सकता है, जैसे यहाँ पे हम जो अभी पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको रिएक्शन ये ऐसे भी करवा सकता है। RCOH दे दिया, ठीक, एसिड दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक, या आपको क्या दे दिया, RCOOR दे दिया, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ H+। इस केस में भी सेम होगा। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे अगर एसिटिक एसिड है तो ये एसाइलेशन हो जाएगा, यहां पे CH3 आ जाएगा, और अगर कोई और अल्काइल ग्रुप लिया गया है तो वहां पे R लग जाएगा। ऐसे भी कर सकता है। तो ये भी सेम ही रिएक्शन है। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे इसको। ऐसे आपको लिखना है। अब यहां पे हुआ क्या एक्चुअल में, अगर देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, बता देता हूं मैं एक्चुअल में क्या हुआ। यहां पे देखो, यहां पे RCOOH है, ठीक, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड आया, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही आया, इसने इसके ऊपर अटैक किया। जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा, RCOOH हाइड्रोनियम आयन, ये क्या करेगा, यहां से लीव कर देगा। जैसे ही लीव करेगा अब क्या होगा, क्या बन जाएगा भाई, RCO+, ठीक, ये बन गया। और ये ऐसे भी इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सिमिलरली इसमें होगा, इसमें क्या होगा भाई, इसमें सिंपल है, वही करना आपने जो ऊपर किया है। ये क्या है, एस्टर है, ये H+ के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे ये एसिड है, ये तो एसिड होता ही नहीं है। एसिड जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा क्या होगा, ये मान लो ऐसा हो जाएगा, और ये यहाँ से लीव कर जाएगा। जैसे ही लीव करेगा एक काम करो, ऊपर की तरफ दिखा दो एरो, वही तो बनेगा। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट ऊपर की तरफ दिखाओ, समझ गए? तो ऐसे करना है, बस ये लिखना चाहो तो लिख लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आपके एसाइलेशन आता है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर कहीं भी ऐसी रिएक्शन लिखी हो, जैसे मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, HCl दे दिया, H2SO4 दे दिया, और बेंजीन के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो आप समझ जाओगे क्या करना है, वही करना है, कार्बोकेटायन बनाना है, आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और अटैक करवाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे, इसको लिख लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से नोट करो। अब नेक्स्ट देखो, ये शानदार क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले आपको इसको नोट डाउन करना है और एक बार खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है। क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही इसके ऊपर लिख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, मैक्सिमम आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, या आप एक काम कर सकते हो, मेरे साथ साथ भी सोल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो यहां पे अगर बात की जाए, मैंने देखा भाई ये रिएक्शन है, इसमें क्या है, OH ये +M का काम करेगा, ये यहां पे क्या लगा, मिथाइल ग्रुप, इसके पास 3-alpha-H है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसके पास 2-alpha-H है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये क्या है, NH2,
ये भी प्लस एम का काम करेगा, सारे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो सभी क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देगा भाई, और क्यों नहीं देगा, ये क्वेश्चन हमारा है, बताओ कौन नहीं देगा। अब देखो आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, दो टाइप की होती है, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। दोनों ही केस में एक बात कॉमन है, दोनों केस में हम क्या लेते हैं, लुईस एसिड लेते हैं। तो लुईस एसिड जब हम लेंगे तो यहां पे हम क्या देखते हैं, अगर एनिलिन की बात की जाए तो एनिलिन के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, एनिलिन किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। तो एनिलिन खुद लुईस बेस का काम करता है, और वहां पे आपने AlCl3 एज लुईस एसिड लिया है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या है, AlCl3, दिस इज लुईस एसिड, ठीक, और ये लुईस बेस है। अब ये क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, क्या बनेगा, यहां पे NH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा और AlCl3 पे इस पे माइनस आ जाएगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो ये क्या हो गया, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो गई। बोलो भाई, सबसे पहली बात सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले तो ना आपको यह पता होना चाहिए एनिलिन ये रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा ये भी पता होना चाहिए ये क्यों नहीं देगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ना कि ये आपका, देखो क्या किया एनिलिन ने, है ना, एनिलिन ने आपका रिजेंट के साथ रिएक्शन करने की बजाय किसके साथ रिएक्शन कर लिया, कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन कर लिया, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए फिर भी मुझे आपका एनिलिन का एल्काइलेशन करवाना है तो क्या प्रोसीजर होगा, या एसाइलेशन करवाना है तो क्या प्रोसीजर होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एनिलिन के लोन पेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलिन, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलिन। आप समझना कैसे करेंगे, देखो होता क्या है, ये रिएक्शन वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे। देखो इस रिएक्शन में अगर बात की जाए, यहां पे ये NH2 है, यहां पे मान लीजिए आपने क्या लिया, CH3COCl ले लिया, या इसकी जगह आप ये ध्यान रखना एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। ये बार बार मैं लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं, ये अंडरस्टूड रहेगा ऐसी रिएक्शन में, ठीक। तो अब क्या होगा, यहां पे है ना, ये लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ठीक, और यहां से ये लीव कर जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक। यहां पे ये क्या है, ये SNAE है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। आगे हम NSR रिएक्शन में सीखेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो बस आप इतना समझो कि यहां से Cl निकला, ठीक, और Cl निकलेगा तो यहां पे क्या करेगा, ये जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहां पे NH2 पे क्या होगा, प्लस आ जाएगा यहां पे, और CO और ये CH3। अब यहां पे जो Cl माइनस निकला है ये इसके H प्लस को भी एक्सेप्ट कर लेगा, और यहां से ये क्या होगा, लोन पेयर हट जाएगा, प्लस चार्ज हट जाएगा, तो ये बनेगा NHCO COCH3। अब ये किसका काम करेगा बोलो भाई, अब ये प्लस M ग्रुप है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, और लोन पेयर है तो प्लस M का काम करेगा, और प्लस M का काम करेगा तो अब इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक, क्योंकि अब ये ज्यादा बेसिक नहीं है, वहां पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, अच्छे लुईस बेस का काम कर रहा था, अब बेसिक क्यों नहीं है। अब आप बोलेंगे सर लोन पेयर तो अभी भी है, लेकिन इसका लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में बिजी है, उधर भी रेजोनेंस में बिजी है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी घट गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लाएंगे, ये अल्काइल ग्रुप है, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये अल्काइल ग्रुप हम लेके आएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां से आपको पता है ये Cl निकलेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ेगी, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे। तो बेंजीन ऑर्थो पोजीशन से भी अटैक कर सकती है, पैरा से भी अटैक कर सकती है। तो पहले ही ऊपर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और जो अल्काइल ग्रुप आएगा वो भी बल्कि है, तो ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसलिए यहां से अटैक करती है। और जब यहां से अटैक करती है तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे इस केस में ये वाला बन जाएगा, ठीक। अब इसका वापिस एनिलिन कैसे बनाएंगे, वापिस एनिलिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा बेसिक मीडियम लेकर के इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे भाई बोलो, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। कैसे करेंगे, देखो यहां पे
इसका हाइड्रोलिसिस जब होगा, ठीक, तो यहां पे हाइड्रोलिसिस ऐसे हो जाएगा, इस पे H आएगा, इस पे OH आएगा, ठीक। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये क्या देगा, ये एनिलीन देगा, ठीक। OH नहीं सॉरी NH2 और ये इसके एल्काइल ग्रुप लगा हुआ प्लस ये CH3COOH, लिखना तो लिख लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? तो हमने एनिलीन का एल्काइलेशन कर दिया, लेकिन क्या किया है, विद प्रोटेक्शन। समझ आ रही बात? डायरेक्ट एल्काइलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि क्या करता है, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये लोन पेयर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करवा देता है। ऐसा हम नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर लोन पेयर तो फिनोल के पास भी है, लेकिन फिनोल जो होता है ये बहुत अच्छे लुईस बेस का काम नहीं करता, बल्कि ये तो एसिडिक H होने के कारण आर्सेनियस एसिड का भी काम करता है। बात समझ में आ रही? लेकिन ये बहुत अच्छा बेस होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, ये अच्छे लुईस बेस का काम करता है, इसलिए लुईस बेस और लुईस एसिड की एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा डायरेक्ट। पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये लगा, ये प्लस M पावर इसकी, और यहाँ पे इसकी लोन पेयर डेंसिटी थोड़ी सी घट गई, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट गई। अब ये LCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन दे देगा। और आप चाहो तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी करवा सकते हो। अगर एसाइलेशन करवाओगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आप ये करवाते CH3COCl दोबारा से अगर ये करवाते और फिर सेकंड स्टेप में क्या करते, हाइड्रोलिसिस करते, तो क्या हो जाता, वापिस एनिलीन बन जाता, ठीक, जो ये जैसे इसमें बना, और नीचे प्लस R जो एल्काइल ग्रुप आया है उसकी जगह एसाइल ग्रुप आ जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है, जो कल भी मैंने आपको बताया था और ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है। पॉइंट ये है, नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सोलवेंट की तरह यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं। देखो ये नाइट्रोबेंजीन है हमारी, तो नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 ग्रुप है वो किसका काम करता है, -M का। -M क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से बेंजीन रिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरफ अनरिएक्टिव हो जाती है। क्या हो जाएगा, अनरिएक्टिव हो जाएगी। और अनरिएक्टिव हो जाएगी तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए इसको हम एज ए सोलवेंट यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए भाई आपने बेंजीन ले लिया एक, तो ठीक, बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं, ये सोलवेंट लिया आपने, ठीक, और RCl AlCl3 ये रिएक्शन करवा रहे हो, यानी अब है ना RCl यानी जो R+ बनेगा ना, वो जाकर के यहां पे अटैक नहीं करता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, यानी ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव हो जाता है। इसलिए नाइट्रोबेंजीन पे अटैक नहीं करेगा। कहां अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वही मिलेगा। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? तो नाइट्रोबेंजीन को हम एज ए सोलवेंट यूज करते हैं, कौन सी रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो नोट डाल के सारी बातें लिख लो। लिखो भाई, नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज solvent in फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। FCR लिख दूं डायरेक्ट, इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, because deactivating power of NO2 group in nitrobenzene decrease electron density on benzene ring due to which nitrobenzene becomes almost unreactive towards FCR। कर लेंगे, यही अपने को लिखना था, ठीक। तो चाहो तो जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था वो भी आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो भाई,
क्या करेंगे, हम यहां पे लिख लेंगे कि ये हमारी नाइट्रोबेंजीन है और यहां पे ये NO2 ग्रुप। तो इसमें क्या लिखोगे कि NO2 ग्रुप कैसा है भाई, -M ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने की वजह से बेंजीन रिंग, बेंजीन क्या हो गई, नाइट्रोबेंजीन क्या हो गई, अनरिएक्टिव। समझ आया या नहीं आया बोलो भाई, कर लेंगे ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया। अब अपनी नेम रिएक्शंस बची है, एक तो बचे है गाटरमैन कोच सिंथेसिस, गाटरमैन कोच सिंथेसिस, और दूसरी कौन सी है, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दो नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। अच्छा एक काम करना, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ, अब रिएक्शन पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो जब भी कहीं पे नेम रिएक्शन आ जाए, आप एक काम करना, सारी नेम रिएक्शन को लेक्चर वाइज अलग पेज पे लिखते जाना। जैसे ये नेम रिएक्शन हम आज पढ़ रहे हैं, आज ही इसको अलग पेज पे लिख लेना, कहीं पे अलग कॉपी में, या जहां पे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या डायरी बनाते हैं, जो भी आप बनाते हैं, तो अलग से इसको लिख लेना, ताकि आपको ये नेम रिएक्शन सारी एक जगह पे रहे। कर लेंगे ऐसा, तो लिखो इसको। देखो गाटरमैन कोच सिंथेसिस में क्या होता है, यहां पे हम बेंजीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराई जाती है CO गैस के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या प्रोडक्ट बनता है, बेंजाल्डिहाइड। तो गाटरमैन रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बना भाई, क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट रिएक्शन में भाई, क्या आ जाएगा पेपर में, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि गाटरमैन कोच सिंथेसिस से प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड, एनिलीन, फिनोल। क्या बताएंगे, बेंजाल्डिहाइड बनता है। कर लोगे, मैकेनिज्म में इसका बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है, यहां पे देखो होता क्या है, ये CO का स्ट्रक्चर है ऐसा, CO के पास लोन पेयर है। ठीक, HCl क्या करेगा, H+ देगा, तो H+ ये क्या करेगा, CO का लोन पेयर इस H+ पे अटैक कर देगा। जैसे ये अटैक करेगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये बन गया कैटायन। अब देखो आप बोलेंगे सर ये कैटायन क्यों बना, अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल नहीं है, जैसा पीछे हमने पढ़ा था वैसा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है, ये रहा, ये रेजोनेंस। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे कार्बन का इनकम्प्लीट था। ठीक, तो ये कैटायन आपका ये इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बन रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब नेक्स्ट देखो, अब सिंपल सा है, अब तो आपको पता है, ये बेंजीन है, क्या करेगी, उसके ऊपर अटैक कर देगी, ये लो यहां पे जाकर के अटैक कर देगी, HCO ये प्लस जो बना है। ठीक, तो जैसे ही बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगी, यहां से ये बेंजीन रिंग ऐसे अटैक करेगी, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा क्या बन जाएगा, यहां पे ये बन जाएगा, ये H और ये CHO। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर यहां पे प्लस चार्ज जो है, तो देखो यहां पे क्या होगा, ये H+ निकल जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ये सेकंड स्टेप होगा और फर्स्ट स्टेप होगा, जैसा पीछे हमने पढ़ा है। ये इसका मैकेनिज्म रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। कर लेंगे ऐसे। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखना चाहो लिख लो, फास्ट स्लो RDS स्टेप है, दिस इज फास्ट एंड सेकंड स्टेप है। ठीक, नोट डाउन कर लो, फिर हम गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस करेंगे। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन लिखो, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, हेडिंग डाल लो साथ के साथ, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब देखो जो ये नेम रिएक्शन होती है ना, ये आपको अलग से एक जगह लिख लेनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि इन रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट है, रिजेंट है और फाइनल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो आप डायरेक्ट याद रखें। मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट, रिजेंट और प्रोडक्ट डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देखो वो कोच सिंथेसिस थी, ये एल्डिहाइड सिंथेसिस है। देखो क्या करेंगे, यहां पे आपको बेंजीन दे दिया, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी HCN प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक, और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनता है, सीधा आपका बेंजाल्डिहाइड बनता है।
प्रोडक्ट दोनों में सेम बनता है। डिफरेंस कहाँ आता है, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस आया आपका रिएजेंट पे। करें कैसे करेंगे, देखो मैकेनिज्म से देख लेते हैं क्या डिफरेंस आया है। यहाँ पे क्या लिया था आपने, CO प्लस HCl लिया था पीछे कोच सिंथेसिस में, इसमें HCN प्लस HCl लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये HCN जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, HCl होगा, ठीक। तो यहाँ पे AlCl3, तो ये H प्लस देगा और Cl माइनस यहाँ पे जाके लुईस एसिड पे अटैक कर देगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पे इसका लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक कर देगा, ठीक। तो जैसे ही ये अटैक करेगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा। जैसे ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये आपका बनेगा, ठीक। अभी भी इसके पास लोन पेयर है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है तो नाइट्रोजन की तरफ ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक। तो जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आप बोलेंगे सर आपने ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दिया, लेकिन देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये क्या है, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्टेन है। अब प्लस चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो क्या है, स्टेबल कैटायन है, तो इसलिए ये कैटायन बन सकता है रिएक्शन में। और वापस ये अगर इधर टूट जाएगा बॉन्ड तो वापस इधर बन जाएगा। ये समझ आ रही बात, क्या बोल दोगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन या इलेक्ट्रोफाइल लिख दो, मर्जी जो आप लिखना चाहो, ठीक। अब देखो क्या होता है, ये अब सेम रिएक्शन जैसे वो हुई थी, अब क्या करना आपको, यहां पे इस पे अटैक कर देंगे, ठीक। जैसे ही यहां पे ये बेंजीन यहां से अटैक करेगी इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटना ही टूटना है, रेजोनेंस जब होगा तो ये ऐसे टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो बेंजीन इसके ऊपर अटैक कर देगी, और जैसे ही अटैक करेगी क्या बनेगा, देखो यहां पे ये बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड NH। समझ आई बात। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस आप जब करेंगे तो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक, और क्या मिलेगा, ये NH3। ये कैसे हो गया सर, आपने वो डायरेक्ट कर दिया, हमें वो समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा आपको समझ, ये कौन सी बड़ी बात है। देखो क्या किया मैंने, यहां पे ये था आपका CH डबल बॉन्ड NH, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे, देखो ये देख लिया करो, इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, इस पे माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव पार्ट वाटर का और नेगेटिव पे पॉजिटिव पार्ट, ऐसे आएगा। जैसे ही आएगा देखो NH3 तो बनता दिख रहा है आपको, अब क्या बनेगा, यहां पे ये बना होगा CHOH, और एक ही कार्बन में 2 OH आए, दो पानी निकल जाएगा, और पानी निकलने के बाद ये बन जाएगा। कर देंगे नहीं कर देंगे, ठीक। पूरी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई, ये आपको नोट डाउन करनी है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक। आपको तो सीधा ना बस ये पार्ट याद रखना, नीचे मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कोई जरूरत नहीं है, ओनली ये पार्ट याद रखेंगे, और पीछे जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है इसमें भी आप ओनली ये पार्ट याद रखेंगे और कुछ नहीं करना, ठीक। कर देंगे, अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करने, वैसे आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तीनों ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का टाइम आपको लगना चाहिए। और अगर आप खुद से ट्राई नहीं कर पाते हैं, एक बार आप एक काम करेंगे, मेरे साथ साथ करें, जब घर पे आप रिवाइज करेंगे तो तीनों क्वेश्चन को आपको रफ कॉपी पे लिख के खुद से ट्राई करना है, लेकिन एक बार खुद से ट्राई जरूर करना है, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। करें स्टार्ट। देखो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्टेंट दिया गया है, रिजेंट के केस में नाइट्रेशन लिख के दे दिया, यानी NO2 प्लस जुड़ने वाला है बेंजीन रिंग से, ये समझ में आ गया, यानी ESR होगी यहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट केस में देखो क्या करेंगे, यहां पे जो OH लगा हुआ है, तो OH क्या है आपका, प्लस M का काम करेगा, और CH3 प्लस H का काम करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग कौन होगा, प्लस M होगा, तो प्लस M क्या कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अपने इस ऑर्थो पे, यहां पे ऑर्थो पे और पैरा पे। अब देखो यहां पे इसकी OH की ये ऑर्थो दोनों पोजीशन, ये पैरा, और मिथाइल की ये दोनों ऑर्थो ये पैरा, तो बिल्कुल सेम आ रही है, इनकी दोनों की ऑर्थो पैरा कॉमन आ रही है, ठीक। अब देखो यहां पे अपने क्या करना है, NO2 ग्रुप लगाना है। तो कल आपने पढ़ा था, याद करो, फिनोल का नाइट्रेशन जब किया था, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बने थे, आपने ऑर्थो को मेजर बताया था, क्यों बताया था, क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी,
ठीक, तो यहां भी हम ऑर्थो ही मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में। OH के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये प्लस M ग्रुप है। तो यानी यहां NO2 या तो यहां लग सकता है इस ऑर्थो पोजीशन पे या यहां। मान लीजिए अगर आप यहां पे लगाते हैं तो यहां पे NO2 लगाने के बाद ये भी बल्कि ग्रुप और ये भी बल्कि ग्रुप, तो बल्कि ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो वो क्या करेगा, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी खत्म कर देगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगा, तोड़फोड़ करेगा कुछ ना कुछ। जैसे ये NO2 ने OH के साथ इधर से क्या की, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इधर NO2 ग्रुप जो लगा हुआ है ये क्या कर देगा, इसको रिपेल करेगा बार बार, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर ना लगा करके यहां पे लगाएंगे, नीचे वाले ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा। देखो भाई समझ आया कि नहीं आया, इजी क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल क्यों है, क्योंकि ये एम्स का पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है, और आपको पता है एग्जामिनर हमेशा अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पता है ये दो बेंजीन रिंग दे दी, HNO3 H2SO4 दिया गया है, तो सिंपल सी बात है नाइट्रेशन होना है, NO2 प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ESR रिएक्शन होगी। तो देखो ये तो क्या है, किसका काम करेगा, ये तो ये ग्रुप तो C ग्रुप, ये तो -M का काम करेगा, लेकिन ये वाला ग्रुप लोन पेयर कंटेनिंग +M का काम करेगा। तो +M के कारण इस पे तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इसके कारण -M के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस वाली बेंजीन रिंग में क्या है, ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है। अब ऑर्थो पे अटैच करें या पैरा पे, अगर ऑर्थो पे अटैच करोगे NO2 बल्कि ग्रुप और ये भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ है पूरा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, तो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए हम कहां अटैच कर देंगे, पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे, और पैरा पोजीशन पे अटैच करके मेजर प्रोडक्ट बना देंगे। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई, कर देंगे ऐसे। देखो कॉन्सेप्चुअल है लेकिन इजी है, समझे कि नहीं समझे, कोई डाउट है क्या, यहां आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में देखो यहां पे Br2Fe है, ठीक। Br2Fe में क्या आएगा, Br प्लस आएगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ESR रिएक्शन होनी है, ठीक, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ दी गई है, बेंजीन ESR रिएक्शन देता है, तो यहां पे ये क्या है, ये +M है आपका, ठीक, और वो +H है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ये ऑर्थो पे बढ़ाएगा, और इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, वो भी अपने ऑर्थो पे बढ़ाएगा, लेकिन उसकी कम बढ़ेगी, ठीक है, समझ आ रही बात, क्योंकि वो +H है, +M है, ये ज्यादा बढ़ाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, Br को अटैच करेंगे, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ठीक, +M के अकॉर्डिंग फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड किया आपने, ये आया, ठीक, और यहां पे ये OH है, बोलो भाई। अब नेक्स्ट केस में क्या करोगे, नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन करना तो सिंपल सी बात है भाई, अपने को समझ में आ रहा है। देखो इसने लिख के दिया है कि नाइट्रेशन करो, तो नाइट्रेशन में आपको क्या समझ में आता है कि NO2 प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो NO2 प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो बेंजीन पे ESR रिएक्शन होगी, तो ये क्या करेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे डेल माइनस आएगा इसके कारण, और इसकी ऑर्थो पोजीशन की देखो इसकी +M के कारण। और अगर बात करें ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का क्या है, +H, इसके कारण थोड़ा सा माइनस, डेल माइनस यहाँ आएगा, डेल माइनस यहाँ आएगा, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसका केस मानेंगे और इसका केस मानेंगे, तो हम कहां पे लगा देंगे, इसकी ऑर्थो पोजीशन एक ही है, एक ऑर्थो पोजीशन पहले ब्लॉक हो चुकी है, और एक पैरा पोजीशन एग्जामिनर ने ऑलरेडी ब्लॉक करके दी थी, मिथाइल ग्रुप लगा के दिया था ऑर्थो OH के पैरा पे, तो ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन ऐसे सही कर लिए हैं, तो आप ये मान के चलो चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है, आपको मजा आ रहा है। अब जिससे मान लीजिए एक भी नहीं हुआ, या जिसने ट्राई नहीं किया, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, जो क्लास में टीचर क्वेश्चन करवाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो आप 1-2 महीने के बाद दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपसे फिर ना हो, लेकिन क्लास के क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और आपको मैं बता दूं, ये भी एम्स का क्वेश्चन है, क्लास के क्वेश्चन से अपने को कभी मायूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे मिस्टेक होती है, चाहे वो क्लास का क्वेश्चन है, चाहे एग्जाम का क्वेश्चन है, चाहे हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तो वहां पे अपने को उस मिस्टेक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब तक हम मिस्टेक से नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज ठान लो कि जो भी मिस्टेक मेरे से आज के बाद होगी, एक एक मिस्टेक मैं नोट डाउन करता चलूंगा। देखो सारी मिस्टेक आप नोट डाउन नहीं कर सकते। मान लीजिए एक बच्चे ने पूरे दिन में 35 से 40 मिस्टेक की, अब वो 35 से 40 मिस्टेक जब नोट डाउन करेगा, उनको रिवाइज करेगा, तो ये मान लो 2 से 3 आवर्स उसी में चला जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि सारी लिखो, हाँ मैं ये जरूर बोलता हूं 35 से 40 मिस्टेक अगर आप करते हो, 5 to 6, 7, 8, 9, 10 तक तो मिस्टेक लिखोगे,
कि 2-3 केमिस्ट्री की, 2-3 फिजिक्स की, 2-3 बायो की, ऐसे अपने तीनों सब्जेक्ट की 2-2 3-3 ऐसे जब लिखोगे, इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप कम लिखो लेकिन अच्छे से लिखो, अच्छे से रिवाइज करो। बाकी की बची हुई मिस्टेक को ओनली एक बार जस्ट ओवरव्यू कर लो। समझ आ रही बात? और जो मिस्टेक आप लिख रहे हो वो ऐसी मिस्टेक्स होनी चाहिए जो आपको लगता है यार मेरी मेजर मिस्टेक है, ये मेरे से बार बार हो सकती है, ये मेरे को समझ में नहीं आया था, वो ऐसी मिस्टेक होनी चाहिए। समझ आ रही बात? तो यहां पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाता है। हमने पूरा पढ़ लिया। अब आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। मैं आपको गाइड कर देता हूं एनसीईआरटी में कैसे पढ़ना है। देखो, अगर एनसीईआरटी की बात की जाए, यहां पे एनसीईआरटी में ये दिया गया आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, मेरी एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 392 पे जब आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज दी गई है तो उसमें सबसे पहले ये दिया गया, पूरा दिया गया, अच्छे से देखो, ठीक, ये पूरा पढ़ लेना। और इसमें जितना ये लिखा हुआ ना यहां तक, ये एडिशन रिएक्शन से पहले तक ये कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया। और कल हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वो भी आप नोट डाउन कर लो। देखो, कल मैंने है ना आपको ये रिएक्शन इसमें भी दी गई है, एडिशन रिएक्शन, देखो ये इसमें दी गई है बेंजीन हेक्साक्लोराइड वाली। ये यहां पे मैं बता देता हूं आपको, देखो क्या मिस्टेक हुई है, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, कल के नोट्स में उसको आपको करेक्ट करना है। ये है आपका Cl2, यहां पे मैंने बोला था अगर Cl2 और आपको Fe दे दे तो आपने ये बनाया था, हाइलोजिनेशन किया था। मैंने क्या बोला था, यहां पे Cl प्लस आएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल और ये ESR रिएक्शन होगी। दूसरा केस मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर अगर एग्जामिनर Cl2H दे दे, बल्कि ये रिएक्शन आपके है ना एनसीईआरटी में भी दे रखी है, इसमें टेम्परेचर भी दे रखा शायद, हाँ 500 केल्विन दे रखा है। तो यहां पे ये रिएक्शन मैंने बोला था FrSr होगी, मैंने ऐसा बोला था, लेकिन ये FrSr ना होकर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पे Cl फ्री रेडिकल का एडिशन होगा। ठीक, सारे पाई बॉन्ड हट जाएंगे और सारे पाई बॉन्ड पे एडिशन होगा किसका, Cl फ्री रेडिकल का। तो ये जो कंपाउंड आपका बनेगा ये क्या बनता है, ये बनता है C6H6Cl6 और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम BHC भी यूज कर देते हैं, BHC भी इसको बोल देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई। और इसको है ना हम ये भी बोलते हैं 666, ये भी बोल देते हैं। ठीक, और इसको हम गैमेक्सिन भी बोल देते हैं, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, आपके लिखा ना, देखो लिखा हुआ इसमें नीचे कहीं ना कहीं ये लिखा, गैमेक्सिन भी लिखा हुआ है, गैमेक्सिन बोलते हैं, गैमेक्सिन। ठीक, और इसको हम लिंडेन भी बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। कल मैंने यहां पे FrSr लिख दिया था, ये FrAr होगा, बस इतना ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हुआ है। ठीक, अब देखो रिवीजन की बात करते हैं। आज हमने ओनली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हमने दो टाइप पढ़ा है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक एसाइलेशन। दोनों में कॉमन चीज ये रही, कैटालिस्ट जो लेते हैं वो लुईस एसिड लेते हैं। और जब हमने एल्काइलेशन पढ़ा वहां पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, एक एल्काइल ग्रुप बनता है। जहां पे एल्काइल ग्रुप बनेगा, देखो क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक AlCl3 FeCl3 ZnCl2। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या करते हैं, वहां से Cl- निकल जाता है तो कार्बोकेटाइन क्या बनता है, R+ बनता है, एल्काइल ग्रुप बनता है। तो जो एल्काइल ग्रुप बनेगा उसका उस पे बेंजीन रिंग का अटैक कराने से पहले अपने को उस कार्बोकेटाइन का अगर पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है। ये मैंने आपको समझा दिया था। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए थे और मैंने एक वहां पे ये भी आपको समझाया था कि RX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो RX में RF, RCl, RBr, RI। तो इसमें RF की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर RCl की उससे कम, RBr की उससे कम, RI की सबसे कम। RF की सबसे ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे हैलाइड आयन जो है वो क्या कर रहा है, लुईस एसिड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो जिसका साइज सबसे स्मॉल होगा वो अच्छे से ओवरलैपिंग करेगा, जल्दी से हैलाइड आयन के रूप में निकलेगा और जल्दी से कार्बोकेटाइन बनेगा, जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जल्दी से वो इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो फिर इसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, वो आपने देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया, बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिड क्लोराइड के साथ या एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड करवाया था। वहां पे क्या बन जाता है, बेंजीन क्या बोल दोगे, आपका एसिटोफिनोन बोल दोगे, सीधा एसिटोफिनोन बन जाता है, बेंजीन के ऊपर COCH3 लग जाएगा। ये आपका एसाइलेशन था। फिर नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा था
कि एनिलीन डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि एनिलीन क्या करेगी, एनिलीन एक लुईस बेस का काम करता है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम AlCl3 या FeCl3 या ZnCl2 ये लुईस एसिड एज ए कैटालिस्ट लेते हैं। तो लुईस एसिड और लुईस बेस वहां पे एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और वहां पे वो रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन करते हैं। पहले एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? CH3COCl के साथ। देखो आपको याद आ रही है ना ये वाली, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ये किया था कि एनिलीन आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, डायरेक्ट एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि एनिलीन लुईस बेस का काम करता है, वो लुईस एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एनिलीन पे अपने को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाना ही है तो क्या प्रोसीजर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एनिलीन है तो इस पे CH3COCl इसके साथ रिएक्शन कराई तो ये SnA ही होगी, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो यहां पे क्या बनेगा, ये बन गया, ठीक, ये अमाइड बन गया। अमाइड बनने के बाद देखो अब यहां पे एल्काइलेशन करा दो या एसाइलेशन करवा दो, फिर इसका बाद में हाइड्रोलिसिस करना रहता है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद वापिस आपका एनिलीन यहां पे बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? ऐसे कर लेंगे आराम से, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमने ये देखा था कि नाइट्रोबेंजीन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। वो आपको पता है कि NO2 की माइनस एम पावर होने के कारण वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देता है, जिसके कारण वहां इसमें नाइट्रोबेंजीन की बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरफ अनरिएक्टिव हो जाती है और यहां पे नाइट्रोबेंजीन अच्छे सॉल्वेंट का काम करता है। फिर आई थी गाटरमैन कोच सिंथेसिस। तो यहां पे ये गाटरमैन कोच सिंथेसिस में रिएक्टेंट क्या है, बेंजीन, रिजेंट क्या है CO+HCl और लुईस एसिड है AlCl3 और प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजाल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट ऐसे ही आपको गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में आपको रिएक्टेंट, रिजेंट और प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं। यहां पे रिएक्टेंट और रिजेंट वही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वही है, बस रिजेंट का चेंज आया। रिजेंट क्या है, HCl+HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं, सेकंड फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। कर दोगे? अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमने ये क्वेश्चंस किए थे, ठीक, क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, कर लेंगे। फिर एक हमने करेक्शन ये किया था कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एडिशन रिएक्शन होती है। ये वाली रिएक्शन जो है बेंजीन की Cl2H के साथ जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, ये FrAr है, ये FrSr नहीं है। कल हमने FrSr लिख दिया था तो उसको करेक्शन करना है। आपको समझ आ गया कि नहीं? पूरा लेक्चर समझ में आ गया? NCERT से पढ़ लेना। आज ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में मुझे आपको FrSr और करवाना था। देखो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसलिए ओनली मैंने आपको यही करवाया है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FrSr हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।